आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस टू एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन टू एक्स प्लस सी कॉस एक्स। ये तीनों जो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और किस तरह ये क्वेश्चन किए जाते हैं उसकी प्रोसीजर भी हम देखने वाले हैं। तो ध्यान में रखिए, ये इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म रहते हैं, इनको सॉल्व करने का भी स्टैंडर्ड तरीका रहता है। तो फॉर्मेट थोड़ा सा एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपको डिनोमिनेटर में ऐसा ए प्लस बी यानी ए और बी जो रहेगा वो समथिंग कांस्टेंट रहेगा और ए और बी जो कांस्टेंट है उसके साथ में एक तो साइन टू एक्स दिखेगा या तो कॉस टू एक्स दिखेगा या तो दोनों भी दिखेगी। तो ऐसा फॉर्मेट आपको जब भी दिखा तो इस फॉर्मेट में आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो इस फॉर्मेट में आपको ऐसी चीज़ पुट करना है जो आपको दिखती नहीं, वो पुट करना है। अब जैसा कि आप जानते होंगे, ये साइन टू एक्स है, ये कॉस टू एक्स है, अगेन साइन टू एक्स एंड कॉस टू। तो ये साइन टू एक्स कॉस टू एक्स के डबल एंगल के फॉर्मूले थे tan में। तो अगर जो आपको याद होगा तो साइन टू एक्स का अगर अच्छा फॉर्मूला याद होगा मेरे भाई, तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला 2 tan x और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता। ऑन द सेम लाइन कॉस टू एक्स का भी फॉर्मूला रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे डबल एंगल के फॉर्मूले हैं साइन का और कॉस का। तो इस स्टैंडर्ड पैटर्न में क्या करना है, ऐसे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ये जो तीन पैटर्न दिख रहे हैं, इन तीनों पैटर्न में आपको क्या करना है, जब भी ये फॉर्म दिखे, इधर पहला दूसरा और तीसरा, पहले में याद रखना है साइन वाला, दूसरे में कॉस और तीसरे में साइन और कॉस दिखा, ऐसे तीन फॉर्म। बीच में प्लस की मीनिंग होती है, कभी प्लस भी आता और कभी माइनस भी आता। प्लस है तो यानी प्लस को पकड़ के नहीं बैठना है, कभी कभी प्लस की जगह माइनस भी आ सकता, ठीक है। तो आगे हम कॉन्सेप्ट बढ़ाते, आगे का हम कॉन्सेप्ट बताए। तो इसमें ऐसी चीज़ पुट करते जो दिखती नहीं। अब क्या है जो दिखता नहीं है आपको, तो ये साइन टू एक्स कॉस टू एक्स के अंदर बेटा tan रहता। तो आपको इन क्वेश्चनों में क्या करना है, ये जो tan दिखता ना, इसको पुट करना है। आगे हम सब इलेबोरेट करके बताएंगे आपको, तो ध्यान में रखिए जो पुट रहता है वो कहाँ से होता है। साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स के अंदर जो tan रहता, देख सकते हैं आप, इसमें भी tan x है। और आपको ये याद होगा डबल एंगल के आंसर सिंगल एंगल में आते थे। देखो सिंगल एंगल सब जगह सिंगल एंगल आते हैं। तो आपको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करने से पहले आपको पता होगा हम इक्वेशन नंबर 1 देते थे। तो इन सब को हम इधर कौन सा भी फॉर्म हो, ये वाला फॉर्म हो कि ये हो कि ये हो, इन सब को इक्वेशन नंबर 1 देते और डायरेक्टली आपको पुट करना है। तो क्या पुट करना है, तो ऐसी चीज़ जो आपको दिखती नहीं। अब ऐसी चीज़ जो दिखती नहीं, तो मैं भी आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स के अंदर tan x रहता है और वो हम पुट कर रहे हैं। हालांकि इसमें tan आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा, बट साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स दोनों के अंदर tan रहता है। करके हमने tan पुट करे। अब tan के एंगल में मैंने x क्यों पुट करा, क्योंकि ये डबल एंगल है और डबल एंगल के जब फॉर्मूले लगते हैं ना, तो सिंगल एंगल में लगते करके हमने tan x पुट करे। यानी ध्यान में कि इधर डबल एंगल आया तो उसका आधा इधर सिंगल एंगल आया। और ऑब्वियसली जब भी पुट करते थे तो हम t पुट करते थे। अब आपको एक बात पता होगी कि जब भी हम पुट करते थे तो इसको डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन ध्यान रखें इसमें हमको dx की वैल्यू निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता। पुट के बाद हम डिफरेंशिएट करते थे, बट क्या करते हैं, यहाँ tan को ट्रांसफ़र कर देते इधर से इधर। तो देख सकते हैं आप x आपका एज इट इज़ दिख रहा होगा और ये tan इधर से इधर आया तो tan इनवर्स t बन गया। चेक कर लो, ट्रिग्नोमेटिक आपने M1 में पढ़े होगे। तो ट्रिग्नोमेटिक रेशो जब एंगल को छोड़ के इधर से उधर जाती तो tan इनवर्स t बन गई। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे वैसा तो हम जनरली डिफरेंशिएट जो करते हैं वो x से ही करते हैं, बट यहाँ एक्सप्रेशन t की बड़ी है तो डिफरेंशिएट हम x से ना करते हुए
यहाँ टी से डिफरेंशिएट करेंगे। गलती से आपने एक्स से भी डिफरेंशिएट कर दिए तो आंसर आ जाता, बट थोड़ा सा आंसर डी एक्स निकालने में टिपिकल जाएगा, करके हमने डिफरेंशिएट टी से कर दी। इधर भी आपका डिफरेंशिएट टी से दिख रहा और इधर भी आपका डिफरेंशिएशन टी से दिख रहा। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी देख सकते हैं आप, डी एक्स बाई डी टी। और जिस तरह tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ tan इनवर्स टी है और विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो आंसर सेम आया 1/1 प्लस टी स्क्वायर। और फाइनली हम डी एक्स का आंसर जो कि हमको लगने वाला था, ठीक है, तो उसका आंसर निकाल लेंगे। तो डी एक्स का आंसर आएगा, डी टी को हमने ट्रांसफ़र कर लिए तो डी टी डिवाइड का इधर इंटू में आ गया, और फाइनली डी टी से 1 को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर आ गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इतना बड़ा आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, बस जैसे ये हम प्रोसीजर समझ रहे कि एग्जैक्टली हम डी एक्स की वैल्यू जब डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डालेंगे तो किस तरह आई थी, तो इस तरह वो आई थी, ठीक है। तो आपका जो पुट रहेगा वो tan x रहेगा। देयरफॉर डायरेक्ट आपको क्या करना है, डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी हमने समझ लिए, बट जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम tan x की वैल्यू टी पुट करेंगे और tan x की वैल्यू के बाद डायरेक्ट डी एक्स की वैल्यू ये लिख देंगे। बट एग्जैक्टली वो कहाँ किधर से आई वो हमने यहाँ आपको समझा दी, बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय डायरेक्टली हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। tan x की वैल्यू टी, देयरफॉर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप गौर करेंगे तो आपका डी एक्स का वैल्यू तो मिल गया, बट इसमें sin 2x cos 2x है, तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो ठीक है। अब हम क्या करते बेटा, वही फॉर्मूले जो मैंने ऊपर लिख के दिया वो यूज़ करते। sin 2x का फॉर्मूला जैसा कि मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, cos 2x का फॉर्मूला देख सकते हैं आप 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। डबल एंगल रहा तो आंसर सिंगल एंगल में आता, डबल एंगल रहा तो आंसर सिंगल एंगल में आता। ये 2 tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका रहता 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और रेडीमेड आप देख सकते हो ऊपर आपने लिख के भेजे थे tan x की वैल्यू t लिख के रखे थे, तो वही हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। देख सकते हैं आप ये tan x की वैल्यू मैंने t डाल दी, अगेन नीचे भी tan x है उसकी भी वैल्यू t आ गया तो t का स्क्वायर हो गया। अगेन हमने tan x की वैल्यू देख सकते हैं आप t, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। और इधर भी आप देख सकते हैं tan x की वैल्यू t, तो उसका स्क्वायर आ गया। तो अब आपको डायरेक्ट इन शॉर्ट 4 बॉक्सेस याद करना है, 4 बॉक्सेस याद करना है। ये भी हमारा sin 2x का है, तो sin 2x को हर बार आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट sin 2x में क्या याद करना है मालूम, sin 2x और ये t वाली वैल्यू याद रखना है 2t अपॉन ये, और cos 2x के अंदर भी आपको डायरेक्ट t वाली वैल्यू याद रखना है, यानी cos 2x ये वाली वैल्यू याद रखना है, ठीक है। इन शॉर्ट इन इतना सारा जो प्रवचन किए हम, तो इतने सारे प्रवचन में आपको एक पुट याद होना चाहिए, पुट के बाद डायरेक्ट डी एक्स की वैल्यू याद होना चाहिए, और बाद में ये sin 2x cos 2x। एक बात थोड़ी सी ऑब्जर्व की होगी आपने, तो पुट तो आपको याद रह जाएगा 10, लेकिन ये वैल्यू में आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो सब के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है। बस याद रखना है डी एक्स में ऊपर डी टी आता, साइन में 2t आता और कॉस में 1 माइनस टी स्क्वायर आता, दैट्स इट। तो ये आपका पूरा बेस हो गया। इसी तरह ध्यान में रखिए, सेम वे ऑन द सेम लाइन, जिस तरह मैंने ये आपको डबल एंगल का प्रवचन लिख के दिया पूरा, ये डबल एंगल का आपको जो कॉन्सेप्ट लिख के दिया, इस तरह डबल एंगल के साथ सेम टू सेम ट्रू कॉपी सिंगल एंगल वाला कॉन्सेप्ट रहता, तो ठीक है, वो भी हम पहले डिस्कस कर लेते। बाद में आपको क्या करना है, इस सब उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालना है और देन सॉल्व एज यूजुअल। तो ये देन सॉल्व एज यूजुअल के मीनिंग ये होते कि जो डी एक्स अपॉन वाले अपने 6 फॉर्मूले हैं, तो 6 में से 3 ही आते, टाइम इनवर्स के साथ जो लॉग है वही यूज़ होते, रूट के बाहर वाले, बाकी कोई यूज़ भी नहीं होता रूट वाला, उसमें से एक फॉर्मूला यूज़ होगा और बाद में आप सॉल्व कर लें। सेम कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, वो डबल एंगल था, अब मैंने ये सिंगल एंगल वाला लिख के दिया। थोड़ा सा इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ, देख सकते हैं वही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर डी एक्स होना, ए और बी समथिंग कांस्टेंट। लेकिन देखो यहाँ एंगल ऑब्जर्व करो, एंगल यहाँ एंगल जब ऑब्जर्व करेंगे आप तो एंगल आपका जो है ना, देख सकते हैं वहाँ डबल एंगल था, यहाँ सिंगल एंगल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सब वहाँ पे
एंगल को कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अब वहाँ डबल था तो पुटिंग सिंगल थी, आप देख सकते हैं वहाँ का भी पुट 10 था, यहाँ का भी पुट 10। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ डबल एंगल था करके आपका जो पुट था डबल का आधा करे ना तो सिंगल होता, लेकिन जब सिंगल का आधा करेंगे आप, सिंगल का आधा तो x/2 हो जाएगा। तो इसकी पुटिंग आप देख सकते हैं x/2 पुटिंग है, ठीक है। तो आई थिंक समझ रहा है आपको कि पुटिंग क्या करना है। पुट तो 10 करना है, बट 10 का एंगल डिपेंड अपॉन ये साइन और कॉस का एंगल, साइन और कॉस के एंगल पे डिपेंड रहेगा कि क्या पुट करना है। जैसे कि मैं ऊपर जाके आपको बता दूँ, यहाँ साइन के कॉस की जो एंगल थी वो डबल थी, तो डबल रहा तो आधा पुट करेंगे यानी सिंगल एंगल हो जाएगा। डबल रहा तो सिंगल, अब सिंगल है तो ऑब्वियस है हाफ पुट करेंगे। कुछ को बच्चे बोलते सिंगल रहा तो डबल पुट करेंगे ना, सिंगल रहा तो आपको हाफ पुट करना पड़ेगा x/2। उम्मीद है ये समझा, ठीक है। अब जैसे ही पुट करे तो ऑब्वियस है पुट करे बाद हम डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट नहीं करना। अब डिफरेंशिएट आपको क्वेश्चन में नहीं करना, ये जनरल बता दे रहे, बाद में क्वेश्चन में डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो हमको dx का आंसर निकालना है, तो आसानी से dx का आंसर निकालने के लिए हम tan को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो tan उधर से इधर गया, tan इधर से उधर गया, तो ऑब्वियस है सबको समझा, x/2 इधर बचा और tan इधर से उधर गया तो tan इनवर्स, और देख सकते हैं आप t आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बढ़िया समझे। हाँ, डिफरेंशिएट करने से पहले अगेन मैंने 2 को ट्रांसफ़र कर लिया, डिवाइड का 2 इधर इनटू में आ गया। उम्मीद करते हैं ये समझा। और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, और ऑब्वियस है जो बड़ी एक्सप्रेशन रहती है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जनरली हम पूरे अप्लाइड मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएट एक्स से करते हैं, लेकिन ये थोड़े से स्टैंडर्ड प्रूफ है और डिफरेंशिएट आसान जाना करके हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर, बाकी हर जगह हम क्वेश्चन में डिफरेंशिएट एक्स से करते हैं, बट यहीं हमने डिफरेंशिएट टी से करे, दोनों जगह टी से, ठीक है। इधर भी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी dx/dt हो गया, और ऑब्वियस है 2 इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ गए, और थोड़ी सी मैंने जंपिंग कर दिया, tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लिख दिया, 1/1 + t²। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने का आसान तरीका, ये तो बहुत आसान है, 2 1 2 हो गया, मल्टीप्लाई तो आने को ना, इनटू वाली संख्या हमेशा सामने ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दें, और dt को ट्रांसफ़र कर लिए तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। dt इधर आ गया तो ये dt 2dt/1 + x। तो आपको बार बार हम बताएं कि इतना आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना, ये तो जस्ट समझने के लिए हमने इतना आपको लिख के दिए। बस आपको याद होना ये कि मेरी पुटिंग रहेंगी tan x/2 = t, और डायरेक्ट मुझको dx का आंसर याद होना, ये dt/2dt/1 + t²। बस ये 2 डब्बे याद होना। अब जैसा हमने उधर भी sin x और cos x का आंसर निकाले थे, तो सेम इधर भी हम निकालेंगे। अगर जो आपके बेसिक अच्छे हो गए, ठीक है, तो जिस तरह डबल एंगल के फॉर्मूले थे उसी तरह हाफ एंगल के तो फॉर्मूले सेम रहते, बट इतना है कि एंगल चेंज हो जाते। आप देख सकते हैं उधर एंगल डबल था तो आंसर में सिंगल आया था, इधर सिंगल है तो एंगल देखो आप, सब के एंगल हाफ दिख रहे होगे आपको, सब के एंगल x/2 दिख, फॉर्मूला पूरा सेम आप देख सकते हैं, 2 tan x/2/1 + tan² x/2 सेम, 1 - tan²/1 + tan², सिंगल एंगल का हाफ एंगल, सिंगल एंगल का हाफ एंगल हो गया। चेक कर लो आप, सभी सिंगल एंगल अपने हाफ एंगल बन गए, चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो सब सेम ही। अब हमने क्या किया तो आपको बताते हैं आंसर सेम क्यों आता है, क्योंकि अपनी जो पुडिंग है ना, पुडिंग देख सकते हैं, अब tan x/2 को t पुट करें तो इसके आंसर आप देख रहे होंगे तो सेम आ गए, 2 आपको दिख रहा, और tan x/2 की वैल्यू t, 1 + अगेन tan x/2 की वैल्यू t का स्क्वायर हो गई, इधर भी tan x/2 t का स्क्वायर हो गया, इधर भी tan x/2 t का स्क्वायर हो गया, यानी आप इन दोनों फॉर्मूले से देख रहे होगे तो आंसर सेम आया, यानी sin x का आंसर जैसा उसमें आया था वैसा इसमें आया, और cos x का आंसर सेम आया। यानी चेंज क्या हुआ, तो थोड़ा सा हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे कि दोनों में चेंज क्या होता। तो चेंज क्या होता, सिर्फ इतना चेंज होता, देखिए बता देते हम, नीचे का तो कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ का चेंज होता, पुटिंग सेम है। हाँ, अब ये एंगल पे डिपेंड रहता पुट क्या करना, सिंगल एंगल रहा तो हाफ एंगल पुट करना, वहाँ डबल था तो सिंगल, यानी जितना एंगल दिखा उसका आधा, हाँ, डबल तो उसका आधा करे तो सिंगल, और सिंगल दिखा तो हाफ। और इसका dx देखो, इसके dx में फ़र्क क्या आ गया, तो वहाँ भी dt/1 + t² आया था, यहाँ 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए,
और वो 2 भी याद करने का काम नहीं है। डिवाइड में 2 है तो इधर इंटू में 2 आ गए, ऐसा आप याद रख सकते हैं। और ये दोनों फार्मूले सेम है बेटा, ये साइन एक्स का भी आंसर सेम है, देख लो आप, और ये कॉस एक्स का भी आंसर सेम। इन सब को उठा के जो भी आपकी इक्वेशन नंबर 1 रहेगी, यानी इसमें से जो भी एक क्वेश्चन रहेगा उसमें डाल देना, और बाद में कोई ना कोई dx अपॉन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, वो लगा देना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और 100% ध्यान में रखें, इस पे का एक 4 मार्क का 100% फाइनल पेपर में क्वेश्चन आता है। टेस्ट में तो आता ही आता है और फाइनल एग्जाम में भी आते रहते हैं 100%। यानी आपने ये 5-7 जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अब 1-2 दिन में, तो ये कवर कर लिया, यानी फाइनल पेपर के आपने 4 मार्क्स फिक्स कर लिए। बस थोड़ा सा इसके सब्स्टिट्यूशन रट्टा मारे होना, डब बॉक्सेस जो है ना रट्टा, ठीक है, फॉर्मेट समझ गए आपको। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलो भाई, लगाए क्वेश्चन नंबर 1 आप। बढ़िया, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लगा सकते हैं आप पहला क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते फिर। क्वेश्चन नंबर 1, सामने इवैल्यूएट है और इंटीग्रेशन अब आपको दिया dx अपॉन 4 + 3 cos 2x दिया, ठीक। तो देखो पहले तो आपको पैटर्न समझना चाहिए, पैटर्न इंटीग्रल का फॉर्म समझना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देख देख के रह जाते हैं, यार भाई पैटर्न बताना पड़ेगा ना, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसा कि अब आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि टोटल आपकी पहचान कितनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पहचान लिख के भेजना, मैं बार बार आपको बताया, कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजेंगे ना तो पेपर में ऑटोमेटिक याद आएगा आपको। कैसे याद आएगा कि मास्टर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन बताता था, सब्स्टिट्यूशन के बाद हम पार्ट्स बोलते थे, पार्ट्स के बाद पार्शियल फ्रैक्शन, फिर सामने के 2 बेसिक टाइप, और पीछे जितना भी था सब dx अपॉन ही था। यानी आप पूरे इंटीग्रेशन को 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सामने बेसिक 2 टाइप, फिर सब्स्टिट्यूशन उसकी 1 टाइप, पार्शियल के हमने 2 टाइप बनाए, पार्शियल फ्रैक्शन, और जितना भी पीछे है वो dx अपॉन ही है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में देखो ये dx अपॉन दिखा, यानी समझ में आ गया कि पीछे वाले क्वेश्चन पे हो सकता है भाई। तो अब देखो आपको कि भाई dx अपॉन के 2 टाइप बनाए थे हमने, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखो ये स्टैंडर्ड पैटर्न दिख रहा, a प्लस या माइनस दोनों भी चलता है, ऐसा नहीं कि बीच में प्लस ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। देखो इंटीग्रेशन दिखना dx अपॉन a और b भी दिखा। अब यहाँ बीच की बात बोल रहा हूँ, यहाँ प्लस भी चलता और माइनस भी चलता, और देखो a + b, देखो cos 2x आया, ऐसा sin 2x भी आ सकता है, ऐसा cos x भी आ सकता है और sin x भी आ सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये हमारा a + b cos 2x का फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। तो मास्टर ने इसका पूरा डिस्कशन ऊपर ही कर लिया, ठीक है। तो नंबर हम डालते रहते हैं जैसा हम स्टार्ट करते हैं, लेट करके हम i = क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये ऑब्वियस है, हम स्टार्ट बढ़िया कर डालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की हमने स्टार्टिंग कर ली। अब जैसे ही आपने लेट करके i = आपका क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। तो अब हमने पैटर्न पहचान लिए पहले, तो आपको ध्यान में आ गया कि भाई dx अपॉन a + b cos 2x ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। मास्टर ने ये बताया था इसमें ऐसा पुट करते जो दिखता नहीं, रहता लेकिन दिखता नहीं, ठीक है भाई। तो हमने क्या करे, ये cos 2x के अंदर tan रहता। अब cos 2x के अंदर कौन सा tan रहता भाई, सिंगल एंगल क्या हाफ एंगल, तो ये डबल एंगल है। तो डबल एंगल का जब फॉर्मूला लगता ना बेटा, वो सिंगल एंगल में आता करके हमने tan तो पुट करे, लेकिन tan का एंगल एक्सीज क्यों आया, उसका रीज़न दिए, क्योंकि डबल एंगल का जब फॉर्मूला लगता तो वो सिंगल एंगल में लगता, करके हमने tan पुट करे और tan x = t पुट करे। उम्मीद करते ही आपको समझा कि भाई tan x की वैल्यू t पुट करें। अब यहाँ क्या करना है, जिस तरह हमने ऊपर जो पढ़े ना tan को ट्रांसफ़र करना, यहाँ वैसा नहीं करना है। अब ये ऐसा पुट करे आपने जो यहाँ दिख रहा नहीं, तो इसका डिफरेंशिएट भी ऐसा लिखना है जो दिखता नहीं, यानी डायरेक्ट आपको क्या करना है बेटा, dx का आंसर लिखना है, ये हम बता रहे थे। यानी पुट दिखता नहीं तो डायरेक्ट dx का भी आंसर, डिफरेंशिएट दिखाना नहीं, जैसा हमने वहाँ डिफरेंशिएट करके बताया, यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट का आंसर। और डिफरेंशिएट का आंसर तो आपको मैंने याद कराया कि dx के नीचे dx के ऊपर dt तो आने वाला है, ठीक, नीचे की टर्म कॉमन है 1 + t², याद हो जाता। अब यहाँ sin 2x आया तो sin 2x की वैल्यू लिखना है नीचे, cos 2x आया तो cos 2x, यहाँ cos 2x आया तो cos 2x की वैल्यू, और ये भी मैंने cos 2x की वैल्यू लिख के दिया भाई आपको। अब यहाँ आपको इलेबोरेट करके नहीं बताना है, डायरेक्ट नीचे का टर्म तो याद है आपको, सिर्फ ऊपर का टर्म याद होना, cos में ऊपर क्या आता, dx में ऊपर क्या आता और sin में ऊपर क्या आता। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज देना dx के ऊपर क्या आता, तो सर dt आता। अब ऐसा आप
कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देंगे तो ये लॉन्ग लास्ट याद रहता, लिखा हुआ लास्ट तक याद रहता कि भाई मास्टर ने बताया था कमेंट बॉक्स में लिखने का। लेकिन हम नहीं लिखे, पाप लगता है बेटा, कमेंट लिखना बोले तो पाप है, बहुत बड़ा पाप रहता। dx में dt आता बेटा, ऐसा जैसे घर को पार्ट कर दे, साइन में ऊपर 2t आता और कॉस में 1 माइनस टी स्क्वायर आता, कॉस में 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा आप लिख के एक बार भेज दिए तो लॉन्ग लास्ट याद रहेगा। तो चलो मेरा काम था बताना, बता दी। आई मीन सबको उठा के बेटा ये ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 है ना उसमें डालते, इक्वेशन नंबर 1 देखो मैंने बॉक्स बना दिया एक्स्ट्रा चीज़ की, बस ये बॉक्स मेन रहता। अब इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, देख सकते हैं क्या क्या है, मैं बता दूँ आपको। आई बिल्कुल सर दिख रहा, इंटीग्रेशन वो भी दिख रहा, देख सकते हैं हम dx आ गया तो dx की वैल्यू मैंने डाल दिया, dx की वैल्यू आप चेक कर सकते, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx की वैल्यू 4, बिल्कुल सर 4 भी दिख रहा, 3 वो भी दिख रहा, और देख सकते हैं आप cos 2x की वैल्यू, तो cos 2x की वैल्यू हमने पूरी प्लानिंग करके रख दी। अब कितनी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करके कि आई कहाँ से आता, इंटीग्रेशन कहाँ से आता, ये कहाँ से आ गया, तो बार बार आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। dx की वैल्यू मास्टर ने ये डाला, cos 2x की वैल्यू ये डाला, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही। जैसी आपने पुट कर दी ना, बस यहाँ से क्वेश्चन खत्म होगा। अब जस्ट नॉर्मल चौथी पाँचवीं के कैलकुलेशन रहते। कुछ कुछ बच्चों का मिस अंडरस्टैंडिंग ये हो जाता है, बच्चे 4 और 3 को ऐड कर लेते, बेटा 4 और 3 ऐड नहीं होती, ये 3 जो है ना cos 2x के साथ है, ये 4 अलग है और cos 3x अलग है। पहली बात तो ये दोनों टर्म अलग अलग है, इसमें cos 2x की टर्म है, इसमें cos 2x की टर्म नहीं है, दोनों मिलने के लिए होमोजीनियस टर्म होना। ये 4 है तो ये सिर्फ 3 होना था, ये नहीं आना था, 7 होता था। और अगर ये 3 cos 2x है तो ये 4 cos 2x होना था, 7 cos 2x लिख सकते थे हम ऐसा, 4 cos 2x और प्लस 3 cos 2x, जब जाके हम बोलते थे 7 cos 2x। ठीक, उम्मीद करते हैं समझे। अब बस इसका कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन भी देखो होता कहाँ, ये इंटीग्रेशन इतना भाग तो पूरा सेम है, इवन 4 प्लस तक भी सेम है, बस सिर्फ ये 3 से बाहर से ऊपर मल्टीप्लाई है, तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको कैलकुलेशन सेम दिख रहा होगा। देखो प्लस तक पूरा सेम है यहाँ तक, और सिर्फ 3 ने अंदर मल्टीप्लाई करा, 3 1 जा 3, और 3 से माइनस टी स्क्वायर को देखो माइनस 3 टी स्क्वायर, और बाकी तो सब सेम है, चेक कर लो आप, बाकी पूरा सेम है। मैं थोड़ा मिटा के बता दूँ, देख सकते हैं बाकी पूरा सेम, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 से अंदर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 3 इंटू टी स्क्वायर 3 टी स्क्वायर। ऑब्वियस है, एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 देते रहते, ये आपको सभी को समझते, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो फिर बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 से इसकी मल्टीप्लाई, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, ऐसी फिर ऐसी और फिर नीचे नीचे। ठीक है, तो आप देखो समझो, पूरा ऊपर का स्टेप एज इट इज़ है, आप देख सकते हो पूरा ऊपर का स्टेप आप देख रहे होंगे, तो एज इट इज़ है, नो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। आप देखो मैं बता दूँ आपको, देखो आई सेम लिखने का तरीका, इंटीग्रेशन सेम, ठीक है, dt सेम, अपॉन सेम, देखो कितनी सारी चीज़ें सेम रहती। अब एक जस्ट छोटा मोटा कैलकुलेशन तो होगा ना बेटा, बीच में प्लस या माइनस रहा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 4 से इसको, और ध्यान में रखें जैसा हम कैलकुलेशन करते रहते ना तो वैसे ही कैलकुलेशन करना है, ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी करना है। हमने 4 से मल्टीप्लाई करके बताया ना, तो आपको 4 से ऐसा मल्टीप्लाई करके ही बताना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ध्यान में रखना, जैसा बताते वैसा ही करना है, दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, दिमाग है तो निकाल के रख दो। ये 4 से इसको मल्टीप्लाई यानी 4 से ऐसा, बीच में प्लस है तो बढ़िया प्लस लगाओ, 1 से इसको मल्टीप्लाई तो देख सकते हैं 1 के मल्टीप्लाई में ही आ गए, और नीचे नीचे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, समझे, जहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं वहाँ डायरेक्ट करो, जहाँ इनडायरेक्ट बता रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो समझना चाहिए, ऐसा ऐसा और ऐसा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ का 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसिल आउट हो गए, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसिल आउट हो गए, चेक कर लो। अब बचा हुआ वही जस्ट छोटे मोटे कैलकुलेशन चलते रहिए। अब क्या कैलकुलेशन चलते हैं आप देख सकते हैं, हम बता दें आपको क्या कैलकुलेशन चलते हैं। देखिए बेटा कैलकुलेशन देखें, ऊपर का इंटीग्रेशन डी टी एज इट इज़, ये तो आप समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन डी टी एज इट इज़, ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। अब आप गौर करेंगे तो ये 4 ने 1 को मल्टीप्लाई करा, तो 4 1 जा भाई 4 हो गया, चेक कर लो, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 से टी स्क्वायर को तो 4 टी स्क्वायर, समझ गए, 1 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3,
और 3 × t² देख सकते हैं आप, 1 से 3t² को मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली इतना भी समझ गए। अगेन जो कैलकुलेशन होता, ये 4 है, ये 3 है, दीज आर द लाइक टर्म, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, 4 और 3 7 होता है, और पॉजिटिव 7 आ रहा करके पॉजिटिव 7 मैंने पहले लिखा। ये है 4 बेटा और ये है 3, दीज आर द कांस्टेंट, 4 और 3 7, ये भी t² और ये भी t², चेक कर लो भाई, 4t² में से 3t² गया, तो इतना तो कॉमन सेंस होना है, 4t² में से 3t² गए, 4 एप्पल में से 3 एप्पल गए, 1 एप्पल, ठीक, इतना तो आना चाहिए भाई, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप ऐसा लिख के कोई भी मन से एक एग्जांपल लिख के भेजना, जैसे मैंने बताया आपको, 4 एप्पल में से 3 एप्पल गए तो 1 एप्पल बनते, वैसा मन से बेटा एक कोई ना कोई एग्जांपल सेंड करना, कितने एप्पल में से कितने गए तो कितने बचते, एक कमेंट बॉक्स में लगेगा यार, और इससे हम समझेंगे कि आपने पूरा वीडियो देखी। तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए बेटा। चलो आगे जाते हैं। अब ऐसा करे बाद क्या होता है, तो भाई ये अल्टीमेटली अब ये क्वेश्चन बन गया आपका dx/1 वाले फॉर्मूले। अब dx/1 वाले फॉर्मूले याद भी तो होना भाई, याद होना, याद dx/1 वाले फॉर्मूले क्या रहते हैं, तो dx/1 वाले फॉर्मूले, आपकी किस्मत अच्छी बेटा, dx/1 वाले फॉर्मूले रूट के बाहर वाले लगेंगे, ये है फॉर्मूला dx/, ये वेरिएबल का स्क्वायर प्लस ये, इसका आंसर आता है बेटा 1/a tan 1 x/a, ये आंसर है इसका। और ये याद करने का काम भी नहीं, हमने कितना अच्छा टेक्निक बताए थे, बीच में प्लस दिखा तो tan 1, अदरवाइज tan 1 के साथ की लॉग रहती है, तो देखो बीच में प्लस दिखा तो ऑब्वियस है tan 1 का फॉर्मूला आएगा। बट फॉर्मूले का कहना क्या है, फॉर्मूला लगता कब, तो फॉर्मूला ये बोलता है बेटा, इंटीग्रेशन के ऊपर dx यानी यहाँ dt है, तो जब dt है तो नीचे dx है तो x² आता, तो ये t² आ गई, यहाँ t² के साथ कुछ नहीं होना, किस्मत अच्छी कुछ नहीं है, और जो भी कांस्टेंट है ना तो फिर उसका स्क्वायर बनाना पड़ता। अब 7 का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनता, गलती से 9 रहता तो हम 3 का स्क्वायर लिखते, 16 रहता तो 4 का स्क्वायर लिखते, 25 रहता तो 5 का, और जब भी ऐसी टर्म जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो उसको रूट पिना के स्क्वायर लगा देते। देखो मैंने रूट लगाया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आंसर आ जाता। और देख सकते हैं आप dt के नीचे t² भी आ गया और कांस्टेंट का स्क्वायर भी आ गया, और ये हमारा फॉर्मूला है, आप चेक भी कर सकते हैं। अब हम ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं बेटा, ये dx/x² प्लस a² का फॉर्मूला। बट फॉर्मूला लगाने से पहले ध्यान रखिए, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कांस्टेंट टर्म a रहती है और वेरिएबल x रहता, तो यहाँ a की वैल्यू √7 आ गई, और वेरिएबल हमारा x रहता है, यहाँ वेरिएबल की वैल्यू t आ गई, बढ़िया t आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² प्लस x², ये फॉर्मूला सामने है। वैसे बीच में प्लस रहा तो tan 1 का फॉर्मूला, और tan 1 का फॉर्मूला आपको याद है 1/a tan 1 x/a, तो देख सकते हैं आप 1/a, a की वैल्यू √7, tan 1 x/a, तो x की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, मैंने t लिखा, और a की वैल्यू आप चेक कर सकते हो √7 लिखा, दैट्स इट। इंटीजर खत्म हुआ तो प्लस c लगा देते, जाते जाते t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर लेते। तो भाई जिसका काम अभी तक नहीं गिरा उसको अब हम काम करते हैं, t की वैल्यू tan x, जाते जाते एकदम लास्ट में बेटा t की वैल्यू आप देख सकते हैं, मैंने tan x पुट कर दी, बाकी सब एज इट इज, दैट्स इट, यही हमारा आंसर। एक क्वेश्चन अगर जो आप समझ गए तो दैट्स इट, पूरा आप समझो टॉपिक समझ गए, बट थोड़ी सी खुद की ओन प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है बेटी। जिसको अब ये लिखना है तो थोड़ा वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते, ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूरी है, बगैर लिखे मैं वही बताया आपको, ऊपर का लेते हो गए तो ये भी आप लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको समय दे रहे, यानी यहाँ पे पॉज कर ले आप, और पॉज करके पहले ये लिखता लेतना, बगैर लिखे आउटपुट ही नहीं है। बुक, कॉपी, पेन, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये 3 चीज़ें आपके साथ में होना, कैल्सी, कॉपी और पेन, ठीक है। ये पॉज करें, इतना लगे, फिर ये पॉज करके दूसरा लिख ले, ये पॉज करके आगे इतना लिख ले, ये सब लिखना अनिवार्य है भाई, लिखना ही पड़ता। यहाँ से पॉज करके इतना लिख डाले पहले, फिर ये लिख डाले, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम।
एक और पढ़ा के देते हैं और एक होमवर्क देंगे हम। इस वीडियो में हम कॉस के क्वेश्चन पढ़ने वाले, अगले वीडियो में हम साइन के पढ़ेंगे। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हम ये कंप्लीट कर लेंगे। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx अपॉन a प्लस बी साइन। देखो भाई, एक प्लस वाला पढ़ा, एक माइनस वाली वैरायटी पढ़ाना था तो माइनस वाला हमने लिए। ठीक है, हालांकि मैटर नहीं, प्लस मैटर माइनस मैटर नहीं करता। कोई भी क्वेश्चन पढ़ा एक जैसे क्वेश्चन रहते हैं, बट आप कितना अच्छा घर पे पढ़ते हो वो आप पे डिपेंड है। ठीक है भाई, ये सुविधा के लिए हमने पहले ही लिख के रख दिए नंबर सॉल्यूशन, फजूल टाइम पास नहीं होता इसमें। तो देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट विद सॉल्यूशन लगा दिए। लेट आई इज इक्वल्स टू, जो भी हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बढ़िया हमने लगा दी। ठीक है, अब वही पैटर्न अब याद आना चाहिए पेपर में फास्ट फास्ट। अब पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया बेटा, इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको बोले कि इंटीग्रेशन को हमने 5 भाग में डिवाइड करें, बेसिक पार्ट, सब्सटीट्यूशन, पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन और सबसे लास्ट में dx अपॉन वाले 2 टाइप। तो जैसे आपको dx अपॉन सुने आया तो आपने बोल देना था सर ये dx अपॉन दिख रहा। अब 2 टाइप में से पहली टाइप है कि दूसरी टाइप, तो आपको ये ध्यान में आना था कि ये स्टैंडर्ड पैटर्न दूसरी टाइप में का है। dx अपॉन ए भी दिख रहा, बी भी दिख रहा, साइन में एक तो साइन, साथ में एक तो साइन या कॉस दिखता, बीच में प्लस माइनस मैटर नहीं करता, दोनों में से कुछ भी आ चलता। समझ गया, ये हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न है। अब स्टैंडर्ड पैटर्न में 2 थे, एक डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर वाला था, लेकिन डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर में स्क्वायर होना था, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यानी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर का नहीं है। ठीक है, स्क्वायर में रहा तो हम इस कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, स्क्वायर रहा तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है तो 100% इसमें ऐसी चीज़ पुट करते जो दिखती नहीं, और वो रहती कॉस के अंदर भी रहती और साइन के अंदर, और कौन रहता तो वो tan रहता। देखो पुटिंग tan आ गई। अब tan का एंगल क्या पुट करना, ये सबसे मेन रहता। तो मास्टर ने बताया था जितना एंगल रहता उसका आधा, तो एंगल x है तो उसका आधा करेंगे तो x/2। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ tan x/2 क्यों पुट हुआ। पिछले क्वेश्चन में tan x था क्योंकि वहाँ डबल एंगल था, डबल का आधा करो तो सिंगल होता, लेकिन सिंगल का आधा करेंगे तो हाफ हो जाएगा। tan x/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नहीं किया जैसा हमने आज आते से जो पूरा एक्सप्लेनेशन एलेबरेशन दी है कि भाई किस तरह डिफरेंशिएट होता है, यहाँ पे नहीं करना है। ये ऐसा पुट है जो दिख रहा नहीं, बताओ कहाँ दिख रहा है आपको tan x/2, लेकिन उसके अंदर है cos x का फॉर्मूला रहता है tan x/2 में हाफ एंगल में। ठीक है, बट हमको ये दिख रहा नहीं है तो इसका डिफरेंशिएट भी ऐसा करो जो दिखता नहीं, डायरेक्ट dx का आंसर लिख दो, ये dx का आंसर। अब dx के आंसर में dt आने वाला था, अपॉन में 1 + t² आना पड़ता। अब ये 2 क्यों आ गया, तो 2 कैसा याद रखेंगे आप, तो ध्यान में रखिए इसमें डिवाइड में 2 तो वो डिवाइड कर 2 इंटू में आ जाता है, ऐसा याद रख सकते हैं आप। हालांकि हमने ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दिए, आप ऊपर का पूरा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, tan को ट्रांसफर करके डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं, बट मैं बोला बार बार इतना डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं रहता, तो ये चीज़ें याद रखना पड़ता। पुटिंग भी मैंने आपको बता दिया और dx की वैल्यू कैसी 2 dt आई वो भी बता दिया, याद करने का तरीका। अब इसमें चेक करो cos x आया कि sin x आया कि दोनों आया, तो कौन आया, cos x आया। और ये आंसर चेंज नहीं होता बेटा, वेयर cos x इक्वल्स टू, देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर तो 1 + t² है। हाँ, न्यूमरेटर में क्या आता है वो याद रखना पड़ता है। एक बार और बता रहा, कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजना, लिखी हुई चीज़ बहुत बार याद रहती है बेटा कि dx को हाँ dt से रिप्लेस करते, कभी कभी 2 आता, 2 आया तो 2 dt, साइन आया तो ऊपर 2t आता, और cos x आया तो 1 - t² आता। डिनोमिनेटर सबके सेम है, ऊपर की वैल्यू याद होना। देखो cos x के ऊपर क्या लिखा भाई मैंने, 1 - t² लिखा। अब ऑब्वियस ये डब्बा हमने जो बनाई एक्स्ट्रा, इस सब डब्बे को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते। चलो इक्वेशन नंबर 1 दिखाते हैं आपको क्या क्या हमने डाले उसके अंदर। चलो चेक करो, ये है dx, चेक कर लो, dx की वैल्यू हमने निकाल के रखी, 2 dt अपॉन 1 + t²। 4 - 5, 4 भी दिख रहा, -4, 5 भी दिख रहा और -4 भी दिख रहा, और cos x की वैल्यू नो चेंज भाई, सेम 1 - t² अपॉन 1 + t²। आप वही तो बोले बार बार इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करके ऐसे नज़र रखना पड़ेगा ना, आई लिखा, इक्वल लिखा, इंटीग्रेशन लिखा, लिख के आना चाहिए बट ये प्रैक्टिस लगी ना। dx की वैल्यू के समय dt पे नज़र जाना, cos x की वैल्यू पे cos s पे नज़र जाना, तो ये तो प्रैक्टिस से आएगा ना आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो हमने तो बताया यार सॉल्व ज़्यादा नहीं रहता, सॉल्व ज़्यादा रहता ही नहीं। अब मेरे को बताओ पूरे स्टेप में से सिर्फ एक कैलकुलेशन बेटा, ये बाहर का 4, ये सिर्फ बाहर का 4, ये सिर्फ बाहर का 4 जो है ना बेटा आपका, सिर्फ बाहर का 4, ये आपका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इवन माइनस भी हम बीच में वैसे रख देंगे, ध्यान में रखना है, ये बीच की माइनस रहती, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, माइनस बीच की, बाकी देखो सब सेम है।
देखो 5 तक सेम है, माइनस तक सब सेम है, 5 सेम माइनस सेम, सिर्फ मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, -4 से भी नहीं, सिर्फ 4 से, 4 एका 4 देख सकते हैं आप, और सिर्फ 4 से टी स्क्वायर को देखो 4t², इवन बीच में का माइनस भी जैसा का वैसा रखा मैंने। और अब ऑब्वियस है यहाँ 3 टर्म आ जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे देंगे, चेक कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, और 1 दिए बाद ऑब्वियस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बोले थे हमने यहाँ की क्रॉस कभी डायरेक्ट नहीं करना, 5 से इसको अटैक, 1 से इसको अटैक, और बाद में नीचे नीचे की अटैक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, और हमेशा ध्यान में रखो पहले ऐसा ही करते, हाँ बाद में ऐसा ही करते और बाद में ऐसा ही करते, कुछ कुछ बच्चे पहले ऐसा करते ना, पहले हमेशा ऐसा, बाद में ऐसा और बाद में ऐसा। चलो 5 से अटैक, तो देख सकते हैं आप 5 के ब्रैकेट में, देख सकते हैं आप 5 के ब्रैकेट में, देखो भाई 5 से इसको मल्टीप्लाई, तो देखो ऊपर का टर्म तो सेम है यार, ये 5 से इसको अटैक तो 5 के ब्रैकेट में 1 + t², ये बीच की माइनस एज इट इज, और फिर 1 से इसको अटैक, तो चेक कर लो 1 के साथ ये आ गया, और नीचे की टर्म ऑब्वियस है मल्टीप्लाई करके दिया है, और हमेशा हर क्वेश्चन में बेटा इस टाइप में नीचे के 2 टर्म क्या हो जाएंगी, ऑब्वियस है कैंसिल हो जाएंगी, और बस ब्रैकेट नीचे ओपन हुआ करेंगी, 5 से इसको मल्टीप्लाई और -1 से इन दोनों को ओपन, ठीक है, तो चलो ओपन कर दें, ऊपर का 2dt एज इट इज, चल भाई 5 से ओपन, 5 × 5 समझा, 5 से t², 5t², बिल्कुल समझा, -1 से इसको अटैक -4, और आई थिंक -1 से माइनस को अटैक, तो माइनस माइनस प्लस 4t², बहुत बड़ी गलती होती, करके बोल रही हैं बेसिक करो, जैसा बताते हैं वैसे ही करना, ब्रैकेट ओपन बाद में करना। अब चलो जो कैलकुलेशन होती है, ये 5 है, ये 4 है, देखो ये 5 में से 4 गए, कांस्टेंट टर्म कैसी है तो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है लिख दे भाई 1 बचा, लगा तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता दें, ये कांस्टेंट टर्म है, 5 में से 4 गए, कैल्शियम डाल दो 1 बच गया, और ये 5t² + 4t², 9t², देखो बढ़िया जमगा। और अगेन भैया अब ये फॉर्मूला बनना है कोई ना कोई, देखो t² के साथ कांस्टेंट आ गया, अब ये फॉर्मूला है, रूट के बाहर है, बीच में प्लस है, यानी 100% tan इनवर्स का फॉर्मूला है, बट tan इनवर्स का फॉर्मूला बोलता क्या भाई, dx के नीचे बीच में प्लस होना, एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक कांस्टेंट का स्क्वायर, और आंसर तो आपको पता ही है सबको, tan इनवर्स x बाय सामने 1/+c, लेकिन फॉर्मूले की कंडीशन ये रहती है बेटा कि इंटीग्रेशन के अंदर dx के नीचे, पहली बात तो ऊपर dx ही होना, वादे ये है कि यहाँ 2 है, तो सबसे पहले हम 2 को कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, देख सकते हैं आप, 2 मिनट थोड़ा मैं इलेबोरेट और कर दो थोड़ा सा, 2 मिनट इसको मिटा देता मैं और बता देता। पहली बात तो हमारे फॉर्मूला बोलता कि 2 कांस्टेंट हम बाहर आ गए, तो देखो पहली बात तो dt आ गया, 1 + 9t² एज इट इज, ठीक है, मैंने 2 को कौन से रीजन से बाहर निकाला, फॉर्मूला बोलता है सिर्फ dx अपॉन होना, तो 2 इस रीजन से बाहर आ गया। दूसरा रीजन dx आ गया, तो dx के नीचे वेरिएबल का स्क्वायर ही होना, तो dt के नीचे वेरिएबल का स्क्वायर यानी t² ही होना, तो इसमें 9 नहीं होना साथ में, तो 9 एक्स्ट्रा आ गया, तो 9 की सेटिंग करना पड़ेगा, तो 9 को भाई कॉमन निकालना पड़ता, आए जैसा का वैसा, 2 रिमेन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, चेक कर लो, तो हमारा फॉर्मूला बोलता है कि dx के नीचे वेरिएबल का स्क्वायर ही होना चाहिए, तो वेरिएबल के स्क्वायर के साथ यहाँ 9 एक्स्ट्रा दिख रहा, तो 9 एक्स्ट्रा है तो बेटा 9 कॉमन निकालना आपको सिखाए थे, तो जब भी कोई एक्स्ट्रा टर्म रही तो उसको कॉमन निकाल लो, 9 एक्स्ट्रा है तो 9 कॉमन, 9 से दोनों को डिवाइड करो, ये तरीका रहता, 9 को कॉमन निकाले तो 9 से इसको भी डिवाइड करो, तो 1/9 बन जाएगा, और 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 से 9 कैंसिल होकर t², उम्मीद करते हैं भाई ये समझ रहा होगा कॉमन निकालने का तरीका। 9 से प्रॉब्लम है, 9 को कॉमन निकालो और वो 9 से दोनों को डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड और इसको भी डिवाइड, जब आप उल्टा करके देखेंगे ना 9 से मल्टीप्लाई, देखो 9 से 9 कैंसिल, 1 बचता, और ये 9 से इसको 90, उम्मीद करते हैं समझो और समझना चाहिए। 9 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, आप देख सकते हैं आप ये 2/9 हो गया, और देख सकते हैं आप dx के नीचे x² होना, तो देखो dx के नीचे बराबर t² आ गया, पड़वांदी ये है कि जैसी t² आ गया तो आपको कांस्टेंट टर्म का भी स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो चलते चलते 1/9 को हमने 1/3 का स्क्वायर बना, और जब भी कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर बनाना रहा ना तो बड़ा सिंपल तरीका रहता है कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर बनाना, दोनों के स्क्वायर रूट ले लेना, 1 का स्क्वायर रूट ऑब्वियस है 1 का स्क्वायर रूट इज़ 1, 9 का स्क्वायर रूट ले लेना, 9 का स्क्वायर रूट ऑब्वियस है 3, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना,
और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 1/3 के स्क्वायर को आप 1/9 लिख सकते हैं। और जैसे देखो dt के नीचे वेरिएबल का स्क्वायर भी आ गया और कांस्टेंट का स्क्वायर भी आ गया, तो अब आपका फॉर्मूला मैच हो गया। हाँ, और वैसे भी हमको याद है कि जब बीच में प्लस आता तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाता, और tan इनवर्स के फॉर्मूले में हम लगाने से पहले ए और बी मेंशन कर देते। कांस्टेंट टर्म पहले है तो ए लिखे, वेरिएबल बाद में है तो एक्स लिखे। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पावर के नीचे 1/3 और एक्स की वैल्यू वेरिएबल के नीचे टी आई, चेक कर सकते हैं। फॉर्मूले में हमारे ए और एक्स रहता, करके हम ए और एक्स की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमको आदत फॉर्मूले बोलने की रहती एक्स में और ए में। तो हमारा आंसर देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस आई लिखना भूल जाते हैं, इक्वल लिखना भूल जाते हैं, सामने का 2/9 लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सामने की पूरी चीज़ें एज इट इज़ लिखना और फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट के बाहर है और रूट के बाहर में प्लस रहा तो tan इनवर्स, और tan इनवर्स का फॉर्मूला हमको याद है 1/a। तो देख सकते हैं, मैं लगे तो मिटा के बता दूँ, इसको मिटा के बता दूँ। देखिए बेटा 1/a, तो देखो 1/a, a की वैल्यू हम यहाँ देख के लिखते हैं 1/3 tan इनवर्स, बढ़िया, x/a बोलते थे अपने, x/a। तो यहाँ पे चेक कर लो x की वैल्यू क्या है और a की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू t है और a की वैल्यू 1/3 है, और जाते जाते हम प्लस ही लगाते। अब ये ऐसी चीज़ है जो पूरी कैल्सी में जाती है, या तो मन से भी कर सकते हैं, 3 1 3 3 3 9 ऐसा कर सकते हैं आप। कैल्सी में डाल दो, जो आंसर आया वो लिख दिया करो। कैल्सी में जाता तो कैल्सी में डाल देना, आंसर 2/3 आ गई tan इनवर्स। और इतना तो बेसिक अच्छा है, डिनोमिनेटर के नीचे 2 टर्म है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता, 3 ऊपर आ गए। लेकिन जाते जाते ध्यान में रखिए, टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना नहीं बोलते, टी की वैल्यू पुट करना नहीं बोलते। अब टी की वैल्यू देख लिया करो क्या है, tan x/2 है कि tan x, ठीक है भाई। तो बढ़िया tan x/2 है तो tan x/2 हमने पुट कर दी, देख सकते हैं हम 3 tan x/2। तो यही हमारा आंसर माना जाता है। तो इस तरह भाई आज के वीडियो में हमने ये स्टैंडर्ड पैटर्न dx अपॉन वाला पढ़े, ठीक है। अब ऑब्वियस है 2 क्वेश्चन पढ़े बाद एक तो होमवर्क बनता ही है, तो ये आपको होमवर्क भी दिए। बढ़िया, पहले आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और जो होमवर्क दिए भाई बढ़िया बनाओ, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख के भेजो, ठीक है। बार बार बताएं, थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो वो चीज़ें लॉन्ग लास्ट याद रहती, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे से इसका पॉज करके ऐसा बढ़िया पॉज करना और लिख लेना, पहले इतना, फिर पॉज करके इतना लिख लेना, ठीक है। और लिखने के बाद ही आउटपुट आता भाई। बस तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ऐसा काम रहता है ऑनलाइन बोले तो, ठीक है। बढ़िया, तो आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में देखते हैं।